क्या बनाए डीपीपी? कितने लोग बनाए? नया उसमें टॉपिक तो कुछ नहीं है। एनर्जी वाला कैलकुलेशन तो हो गया था ना, एनर्जी की कैलकुलेशन तो हो गई थी ना, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी हो गई थी। डीपीपी मैंने भेज दिया था। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। जैसे ये एक क्वेश्चन आपने बनाया था क्या? फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन। डीपीपी की 47, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम in its ground state absorb 1.5 times as much energy as the minimum required for it to escape from the atom. What is the velocity of the emitted electron? क्या बनाया हो कोई ये 47 नंबर? कोई नहीं? या पहुंचे नहीं कि बनाए नहीं? बना नहीं, पहुंचे नहीं तो भी जल्दी से बनाओ। बदमाशी खूब करते हो, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। हाँ, ड्रॉप लेना है लेकिन मेहनत नहीं करनी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्रॉप पर ड्रॉप हो क्यों रहा है लोगों का। ऑनलाइन में किसी का बनाया हो ये क्वेश्चन? बनाया हो? कौन? सनी। आया आंसर? क्या आया? मैच कर गया है, ठीक। बाकी लोग बनाइए। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, ये एब्जॉर्ब करता है 1.5 टाइम्स, दिस इज 1.5, 1.5 टाइम्स एज मच एनर्जी, मतलब 1.5 गुना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, एज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इट टू escape फ्रॉम द एटम। एटम से बाहर निकलने के लिए जितनी चाहिए कम से कम, उसका 1.5 गुना एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होगी स्पीड इमिटेड इलेक्ट्रॉन की? आपकी पहली क्लास है बेटा। नीट है? क्या मार्क्स था इस बार? क्लास के बाद एक बार मेरे से बात कर लेना। तुम्हारी पहली क्लास हो छुटो, जो एक दिन आते हैं वो अगले दिन नहीं आते हैं, समस्या ये भी है। तुम्हारी तो दूसरी है ना, पिछली क्लास आए थे ना, वीडियो स्टार्ट किए देखना, पता चला आज। जल्दी देखो भाई, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, फिर पीछे का बाद में देखना, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो सब लोग, जिसका भी मिस हुआ। क्या बताओ? जारा, दिव्या, सोनी, तिलक, अर्जुन, शुभ, सेजल, तनिषा, शुभम। ए, सनी तू बना लिया है ना? क्वेश्चन नंबर 18 को देखो तब तक तुम। 38, 38 बनाए हो देखो। बन गया? 16।
ठीक है, मैं भी देख लूँ। 16 भी बाकी है, मैं भी कर देता हूँ। बन गया सर। क्या आया इसका? ऑप्शन ए हमारा है। ए। हाँ, डिफरेंशिएट क्योंकि फॉर्मूला बदल गया पोटेंशियल एनर्जी का ना। तो एफसी को जब वी स्क्वायर बाय आर के बराबर करते हो तो एफसी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके आएगा। क्योंकि नॉर्मल जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब दे दिया है सर। देखिए यही आ रहा है क्या? आया पलक? क्या ये ना बनाई हुई थी तुम? बनाए हुए थे अभी बनाए? आया बेटा? नहीं आया? देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, तो हाइड्रोजन एटम में जब ग्राउंड स्टेट में है, ये यहां से बंधी हुई है, तो इसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम में कितनी होगी? -13.6। तो अगर आपने यहां पर इसका 1.5 गुना एनर्जी दिया तो आपने एनर्जी दिया कितना? प्लस देना मतलब प्लस 13.6 इंटू 1.5, यही है ना? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने सप्लाई करा। तो इसको वो दो फॉर्म में यूज करेगा। पहले 13.6 वोल्ट ये यूज कर लेगा किस चीज के लिए? यूज टू ब्रेक द न्यूक्लियर बाइंड, न्यूक्लियर कनेक्शन, न्यूक्लियर बाइंड, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को वो तोड़ने के लिए कितना यूज कर लेगा? 13.6, 1.5 गुना। और जो 0.5 टाइम्स बचा, तो 0.5 टाइम्स मतलब 13.6/2, इतना वोल्ट ना। ये जो बच गया ये क्या हो गया? ये काइनेटिक एनर्जी नहीं हो गई किसकी? और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, एटम से बाहर हो गया ना। पहले तो 13.6 से बंधा हुआ है, तो उतना ये लेके क्या हो जाएगा? फ्री। अब फ्री होके हमने क्या बोला था? अभी उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, अभी उसके अंदर ना काइनेटिक पोटेंशियल कुछ नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही है उसके पास, उसको ये यूज कर लेगा किस में? काइनेटिक में भागने के लिए। पोटेंशियल में नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जो है दोनों के बीच इनफिनाइट डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगी। तो अब मेरा इस तरह से काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जो हमारी बची हुई एनर्जी, तो बची हुई एनर्जी क्या है? 13.6/2, लेकिन ये वोल्ट में है, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। तो क्योंकि एसआई यूनिट में मास रखे हुए हो ना, तो जूल में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई ना, -19। अब यहां से जो स्पीड की वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड में। स्पीड की जो वैल्यू आएगी किस में आएगी? अब ये है 9.1 इंटू 10⁻³ तो करके आपका कंप्लीट क्या आ जाएगा? स्पीड की वैल्यू 1.54 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई डाउट है? कोई दिक्कत? कहां पे? हाँ, कैसे बचा? बहुत बढ़िया, पूछा करो, पूछते हो तो अच्छा लगता। हमने क्या बोला बेटा? यही ना डाउट था कि सर ये इतना कैसे बचा? हमने क्या आपको कल पढ़ाया कि जितनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में, अगर आप उतनी एनर्जी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, मतलब वो सिर्फ बंधन से आजाद कर देगा। वो कहां जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, दुकानदार को आपने 20 रुपए दिए, 20 रुपए की टूथपेस्ट थी, उसने निकाल के काउंटर पे रख दिया। काउंटर का मतलब क्या है? उसके दुकान की बाउंड्री पर वो उसने अपने से क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अब वो वहां से कहां जाएगा चल के, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी को वो चलने में यूज करेगा, मतलब काइनेटिक में यूज करेगा। एनर्जी दो होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। जो पोटेंशियल होती है वो दोनों चार्ज पर डिपेंड करती है, Q1 Q2 बाय K, Q1 Q2 बाय R।
ऑपोजिट चार्ज है तो माइनस लगाया। आर क्या हो गई? इन्फिनिटी। क्यों हो गई इन्फिनिटी? केमिस्ट्री में इन्फिनिटी का मतलब क्या समझाया था? हमारी क्लासरूम के बाहर जो बैठा वो मेरे लिए कहाँ कितनी दूरी पर है? इन्फिनिटी पर, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर लंदन ब्रिज पर कोई बैठा हुआ है। मतलब दोनों में से मैं किसी को नहीं जान रहा हूं, दोनों मेरे कनेक्शन से बाहर है तो इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो जो बची हुई एनर्जी वो कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक। तो 13.6 का 1.5 गुना, तो 1.5 गुना मतलब 1 + 0.5। तो 13.6 पहले यूज हो गया किस चीज के लिए? न्यूक्लियर अट्रैक्शन से क्या होने के लिए? फ्री होने के लिए नहीं हो गया, आजाद होने के लिए उसने इतना यूज कर लिया। तो बच कितना गया? 0.5 टाइम्स, 0.5 मतलब 1/2 टाइम्स, वही काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाफ mv² की इक्वल कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, यहाँ पे आप इसको बिना SI में कन्वर्ट किए कर देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। आपको यूनिट समझना पड़ेगा, आपका SI यूनिट वैल्यू है, तो आपको सारे वैल्यू किस में रखने पड़ेंगे? SI में रखने पड़ेंगे, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। 13.6 पर निकाल देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आई क्या ऑनलाइन वाले लोग आ गया समझ में? आइए देखिए, एक टर्म है छोटा सा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड टाइम पीरियड, इसका कैलकुलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड टाइम पीरियड, अच्छे समझिए, दो टर्म है। पहले मैं फ्रीक्वेंसी पर बात कर लेता हूं। हाँ उसको करते हैं, रुक जाइए, पहले इसको छोटा टॉपिक है, दो वो निकाल लेते हैं, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कोई जो अटक रहा है वो नहीं अटकेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलते हैं ना कि सर 2 दिन पर क्लास होती है या 1 दिन के गैप पर क्लास होती है, कोई भी बैच जो होती है, फ्रीक्वेंसी यही हुई। फ्रीक्वेंसी आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टी में, वेव की प्रॉपर्टी में भी पढ़ते हैं, तो उसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, जिसको आप क्या बोलते हैं? सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ बोर मॉडल में? पहले अंदाजा लगाओ। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, किस स्पीड से है? v स्पीड से। क्या दूरी पर चक्कर लगा रहा है? r डिस्टेंस पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? किसी nth ऑर्बिट में, मान लो मेरा ये nth ऑर्बिट, बताओ 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो एक्चुअली यहां पर बोलते हो यही चीज ना, स्पीड बता दिए आप। रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा। एक बार आपने कंप्लीट किया, फिर आप पाथ रिपीट करेंगे, तो रिपीट कितने रिपीट आप कर लेते हैं, यही फ्रीक्वेंसी होती है कि जो आपका पाथ है उसको कितनी बार आप 1 सेकंड में रिपीट कर लेते हैं। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार आप वेवलेंथ को ट्रेवल कर लेते हैं, यही ना मतलब हुआ। ठीक है, यहां पर मेरा जो ये है, एक चक्कर लगा रहा है कि 2 लगा रहा है कि 3 लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाने की जो दर है वो क्या है? प्रति सेकंड कितने चक्कर आपने लगाए, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ, आराम से, रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस मतलब चक्कर पर सेकंड। क्लियर है? पर सेकंड आपने कितने चक्कर लगाए। कैसे इसको बनाया जाए? अगर आपने एक चक्कर लगाया, 1 रिवॉल्यूशन, तो ईच रिवॉल्यूशन कवर्स, कितनी दूरी आप तय करेंगे? 2πr डिस्टेंस। सही है? तो कितना चक्कर लगेगा 1 सेकंड में, कैसे बनेगा? अगर आपकी स्पीड, इतनी चीजें मालूम है, स्पीड और रेडियस, कितना चक्कर लगेगा ये बताना है। ईच रिवॉल्यूशन कवर्स 2πr डिस्टेंस, ये तो समझ गए ना, मतलब 2πr बराबर 1 रिवॉल्यूशन। चलो, तो मुझे सिर्फ ये मालूम हो जाए कि ये इतनी दूरी है, तो आखिर दूरी तय कितनी हुई, ये मालूम हो जाए तो नंबर ऑफ चक्कर नहीं पता चलेगा, तो ये तो पता चल जाएगा। देखो कैसे,
मान लो आपने v मीटर पर सेकंड लिखा जो स्पीड है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? 1 सेकंड में कितनी दूरी? v मीटर। 1 सेकंड में कितनी दूरी आपने कवर की? v मीटर। अब इसी v मीटर को किस में कन्वर्ट कर देना? नंबर ऑफ चक्कर में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। तो 1 सेकंड में मैंने दूरी तय की है v मीटर, तो इसी दूरी को किस में कन्वर्ट कर दूं? चक्कर में, कि ये कितनी बार घुमा के कितना चक्कर हो गया। बड़ा सिंपल है। तो अब मेरा कनेक्शन क्या होना चाहिए कि v मीटर जब आपने कवर किया तो v मीटर में क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और मेरा सवाल बन जाएगा। तो आपने अभी पढ़ा कि 2 पाई आर में 1 रिवॉल्यूशन, बोलो। तो 1 मीटर में 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन, तो v मीटर में v/2 पाई आर रिवॉल्यूशन, बोलो। तो कितना आ गया ये? v/2 पाई आर रिवॉल्यूशन। बोलो जी, किसी को डाउट है? 1 मीटर में 1 सेकंड में आपने v मीटर ट्रेवल किया, अब उसी v मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में। तो मेरे पास क्या था? 2 पाई आर बराबर 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 मीटर बराबर 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन, इसीलिए v मीटर बराबर v/2 पाई आर रिवॉल्यूशन। तो यही ना मेरा आ गया। कितने सेकंड में आया ये? 1 सेकंड में, क्योंकि v मीटर ट्रेवल होती है कितने में? 1 सेकंड में। इस तरह से आपने क्या बोल दिया? किसी भी nवें ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी बराबर v/2 पाई आर। क्लियर हो गया जी? बोलो, अरे क्लियर हुआ? अब आ जाओ, इसको मैं प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करता हूं फॉर्मूले को। किसमें? तो v क्या होती है? uz/n। v क्या होती है? अब बाई 2 पाई आर, आर क्या होती है? n² a0/z। बोलो, अभी तो ये इक्वल में है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? देखो क्या क्या कैंसिल होगा। ये n इसको कैंसिल नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हो? uz/n मल्टीप्लाइड बाई z/2 पाई n² a0। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? अब सारे कांस्टेंट्स को हटा के प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या क्या बच जाएगा? ऊपर z² और नीचे n³ नहीं हो गया? तो अगले पेज में मैं लिखने वाला हूं इस तरह से, फ्रीक्वेंसी इन एनी nth ऑर्बिट। किसी भी nवें ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? v/2 पाई आर, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? बोलो, ऊपर कितना? z² और नीचे कितना? n³। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलो। जैसे आपने पढ़ा था, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n², u इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -1/n²। मैथमेटिकली तो एक नया और फंक्शन आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z²/n³। मतलब अगर पहली ऑर्बिट लेता हूं, अच्छा बाद में, अब यहां पे टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, ये क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी ना जी, टाइम पीरियड tn। तो टाइम पीरियड हो गई 1/fn ना। ये क्या लिखोगे? 2 पाई r/v, या इसी को आप क्या बोलोगे? टाइम पीरियड इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? n³/z²। क्लियर हो गया? n³/z²। मतलब अगर मेरा अलग अलग ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, देखना बेटा अच्छे से। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर फ्रीक्वेंसी f1 है, फ्रीक्वेंसी क्या है? f लिख लिया फर्स्ट ऑर्बिट में, f या f1 बराबर f, तो f2 कितनी हो जाएगी? z² n³ के नहीं हो जाएगी?
तो जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 2 का क्यूब 8 ना, तो एफ बाय कितनी हो जाएगी 8, F3 कितनी हो जाएगी F बाय 27, F4 कितनी हो जाएगी F बाय 64, एंड टाइम पीरियड T1 कितनी हो जाएगी, अगर टाइम पीरियड मान लो T है, अगर क्या है T मान लिया, तो मुझे बताओ T2 बराबर क्या हो जाएगा 8T, T3 बराबर क्या हो जाएगी 27T, और T4 बराबर क्या हो जाएगी 64T। क्या क्लियर हो गया? तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड ना, सेकंड ना, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। कोई डाउट है तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का 1-2 सवाल होगा उस डीपीपी में। अब आइए, बोलो किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट नहीं है ना? तुम लोग ऑनलाइन वाले लोग टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया? यस सर। बाकी लोग बोलो। ठीक है, आइए अब है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ अच्छे से समझिए। डी ब्रॉगली ने एक थियरी दिया, उसको हालांकि पढ़ेंगे अभी, डी ब्रॉगली वाला दोबारा आएगा, अभी न्यूमेरिकल के पर्पज से मैं बता दे रहा हूं। डी ब्रॉगली ने एक थियरी दिया कि किसी भी चीज का ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इंट्रोड्यूस्ड बाय डी ब्रॉगली। क्लियर हो गया? डी ब्रॉगली ने एक थियरी दिया कि ड्यूअल नेचर होता है किसका, मैटर का। दैट इज, मतलब क्या हुआ, मैटर नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मैटर नेचर एज वेल एज, मैटर अगर बड़ा है तो मैटर बोलिए, छोटी है तो पार्टिकल बोल लीजिए। मैटर नेचर एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ध्यान से सुनिए, डी ब्रॉगली का कहना था कि किसी भी चीज में अगर स्पीड है, किसी भी पार्टिकल में या मैटर में अगर m मास का मैटर है, और अगर इसमें क्या है v स्पीड से वो चल रही है, तो इसमें दोनों नेचर है। आपने इसको क्या बोला है, एक मास है, ये m मास है, तो आपने बोला ये मैटर है, पदार्थ है। डी ब्रॉगली ने बोला दोनों चीज होगा इसमें। दोनों चीज मतलब वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। और हम लोग समझते भी इसको थोड़ा बहुत। पानी है तो पानी H2O मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो पानी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ग्लास में पानी रखी हुई है, क्या बोलेंगे, पदार्थ। पोखर में, पौंड में पानी है, क्या बोलोगे, पदार्थ है, मैटर है, नहीं है। लेकिन हम लोग उसी पानी को जब सी में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वेव है। मत जाओ पास, वेव तेज। तो जब स्पीड बढ़ती है तो हम उसका वेव कॉन्सिडरेशन ज्यादा अज्यूम करते हैं। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन को, मतलब डी ब्रॉगली ने बोला दुनिया का हर चीज क्या है, उसमें दोनों बिहेवियर है, मैटर भी और वेव भी। वेव नेचर आपका कब ज्यादा होगा, वेव नेचर इज फेवर्ड कब, बोलो, मास कम हो या ज्यादा। वेव नेचर आपको लेना है तो मास कम हो या ज्यादा, कम हो। मास इज या मास टेंड्स टू बी लो, जितना कम होते जाए, और स्पीड, ये समझ में आ रहा, टेंड्स टू बी हाई। जितनी स्पीड बढ़ती जाए हम उतना उसको क्या मानते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वेव मानते जाएंगे, और मास क्या होते जाए,
कम होते चले जाएंगे। तो ऐसा डी ब्रॉगली ने बोला। अब उन दिनों इस चीज को बहुत सारे लोगों ने माना, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। जब दुनिया ने धीरे धीरे इसका एडॉप्शन स्टार्ट किया तो बोर ने भी एडॉप्शन इसका स्टार्ट किया। मतलब बोर ने भी मान लिया कि हाँ भाई, दोनों नेचर, हमें इलेक्ट्रॉन को भी देना चाहिए जो ऑर्बिट में मेरा क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। वेव ने, उसने भी मान लिया कि दोनों नेचर है उसके अंदर। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। ओशन का एग्जांपल दिया, वहां पर वाटर का मास वहां पे वेव बन रहे हैं। नहीं, अमाउंट ज्यादा है, वो आप पूरा ओशियन थोड़ी ले रहे हैं, हम एक सैंपल ले रहे हैं ना, हम एक सैंपल की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। जैसे अगर सेम स्पीड से अर्थ चल रही हो और सेम स्पीड से सन के अराउंड अर्थ चल रही है, सेम स्पीड से कार चल रही है, किसमें वेव नेचर ज्यादा होगा? कार में। सेम स्पीड की इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पीड की न्यूट्रॉन है, किसमें वेव ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन में। वेव नेचर कब फेवर्ड होगी? जब मास क्या होगी? कम, और स्पीड क्या होगी? ज्यादा। ये हम लोग रिलेटिबल भी है, तो ये वेव नेचर फेवर्ड होगी। तो अब इस चीज को किसने अडॉप्ट किया? बोर ने। बोर्स थियरी adopts dual behavior of इलेक्ट्रॉन। बोर ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की कितनी बिहेवियर है? 2। अब अच्छे से आया, बढ़िया सुनिएगा। तो अब इन्होंने क्या पॉइंट बनाया, किसने? डी ब्रॉगली ने। पहले डी ब्रॉगली पे इसके कंप्लीट कर रहे हैं। बोला डुअल नेचर है। तो डुअल नेचर कैसे है? देखो, इन्होंने बोला अब इसी मास के लिए वेव नेचर लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv, या इसी को आपने बोला h बाय p। p इज व्हाट? p इज मोमेंटम। लैम्डा इक्वल्स टू h बाय क्या लिखा? p। लैम्डा क्या है? जब मैंने उसको वेव लिया तो उसका क्या आ गया? एक वेवलेंथ। लैम्डा क्या हो गई? जब मैंने वेव कंसीडर किया तो उसका वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ वेव, उसी मैटर वेव ना? अरे ये मैटर वेव है ना। और v क्या लिया? उस मैटर की स्पीड। v क्या ली गई? मैटर की स्पीड। तो एक ही फॉर्मूले में क्या, कौन सा बिहेवियर आया? दोनों आया ना। एक आया मैटर और दूसरा आया वेव। लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv। अब बाकी आप लैम्डा को अच्छे से जानते हैं, प्लैंक्स की थ्योरी के हिसाब से E इक्वल्स टू h न्यू या E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, जानते हो ना प्लैंक की थ्योरी से। और E इक्वल्स टू h न्यू या hc बाय लैम्डा, वहीं से mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई का कॉन्सिडरेशन बोर ने लाया था। तो अब आप चाहेंगे तो यहां से mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई आप प्रूफ कर सकते हैं। अब चाहेंगे तो कर सकते हैं, हम लोग कर भी लेंगे बाद में। तो पहले चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसको कहां पे लगाते हैं? बोर्स थियरी पे। अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सिडरेशन, ध्यान देना जरा, बढ़िया से देखना, बढ़िया से। अब बोर ने बोला न्यूक्लियस के चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान से, बोर ने बोला न्यूक्लियस के चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से। बोर ने एक चीजें फिर कंसीडर की। जैसे एक चीज कंसीडर उसने क्या किया था? mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। ये था कि कंसीडर किया था? कंसीडर किया था। एक चीज फिर इसने कंसीडर की, अगर पहली ऑर्बिट है तो एक चक्कर लगाने में एक वेव कंप्लीट होगी। दूसरी ऑर्बिट है, एक चक्कर लगाने में 2 वेव कंप्लीट होगी। nवीं ऑर्बिट है, एक चक्कर लगाने में n वेव कंप्लीट होगी। बढ़िया से सुनिएगा। फिर ये इसने कंसीडर किया। आप वेव को समझते हैं, ये वेव है हमारा, है। तो अगर ये वेव है तो इसमें लैम्डा कौन है? अगर ये वेव है तो इसमें लैम्डा कहां पे है? अरे यही ना वेवलेंथ है। या तो यहां से लेकर के आप यहां की दूरी लेंगे, या यहां से आप यहां की दूरी लेंगे, यही है ना। ये मेरा वेवलेंथ है। एक वेव कंप्लीट करने में कवर्ड डिस्टेंस
एक वेव कंप्लीट करने में, या ये दूरी बोलो, एक वेव कंप्लीट करने में कवर्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड लेमडा। बोलो कोई दिक्कत है? एक वेव कवर्ड करने में डिस्टेंस जो कवर होती है इसी को क्या बोलते हैं? लेमडा। इसने क्या बोला है? नंबर ऑफ वेव्स इन एनी nth ऑर्बिट। आराम से, किसी भी nवे ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू क्या लिया गया? n, ऐसा कंसीडर किया गया। अभी मैंने यही बातें आपको बोली। पहले ऑर्बिट में कितना वेव बोला गया? कितना वेव? एक। पांचवें ऑर्बिट में कितना वेव? 5। nवे ऑर्बिट में कितना वेव? n। नंबर ऑफ वेव्स बराबर n। लेकिन सारा ऑर्बिट तो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे, तो इतना एक ही जगह से मतलब नहीं, सबकी दूरी अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, लेकिन अप्रोक्स तो सब एक ही साथ आता तो r की वैल्यू भी तो अपने आप अप्रोक्स सेम आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू भी अप्रोक्स सेम आ जाएगी, अपने आ जाएगी चीजें। क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान से। क्या बोला मैंने बोला, इसने क्या माना? नंबर ऑफ वेव किसी nवें ऑर्बिट में कितना है? n है। तो आप अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अब ये वेव की तरफ चल रहा है। बोलो, यही ना हुआ वेव? मैंने एक दिखाया कि कई सारा दिखाया? इसमें कई सारे वेव दिखाया ना जी। क्यों दिखाया? क्योंकि मुझे पता नहीं है ऑर्बिट नंबर क्या है। अगर पहला है तो कितना वेव दिखानी चाहिए? एक। तो आपको एक प्रेजेंटेशन ऐसा भी दिया जाएगा, इनमें से कौन बोर मॉडल से करेक्ट है? क्या करेगा? लिख देगा कि तीसरे ऑर्बिट के लिए तो आपको बस 3 ट्रफ या 3 क्रस्ट खोजने हैं। यही हुआ ना जी? अरे यही होगा ना? तो यहां से यहां जा रहे हो तो आपको उस हिसाब से सीक्वेंस बना करके 3 बार लेके चलनी होगी। तो 3 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा तीसरे के लिए? अगर आपने एक वेव लिया तो कितना आया? 2। फिर अगला एक लिया तो एक ही ना और बढ़ेगा। बोलो, तो सेकंड ऑर्बिट में लिया तो कितना आपको ट्रफ या क्रस्ट दिखा? 3। सेकंड में 3 दिखा तो थर्ड में 4 दिखेगा। टेक्निकली कभी कभी गड़बड़ होते, सब कोई गड़बड़। पिछली क्लास में एक वो शुभम ने याद दिलाया, बाद में वो बोलते बोलते हम लोगों ने बोल दिया था कि एंगुलर मोमेंटम मास पे डिपेंड करेगा। नहीं, हम लोगों ने ठीक बोला था, हम लोगों ने स्पीड और रेडियस बातें की थी। हाँ, रेडियस मास पर डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड नहीं करेगा, रेडियस डिपेंड करेगा मास पर। ए नॉट के फॉर्मूले में नीचे 4π² km है ना। और क्या? नहीं, अरे फॉर्मूले को देखो ना, v में कहीं भी कांस्टेंट, जो v का u कांस्टेंट है उसमें कहीं भी m नहीं है, लेकिन जो a नॉट का कांस्टेंट है नीचे में 4π² है ना, तो वहां पर m है। तो r डिपेंड करेगा मास पर, v नहीं करेगा। वो सही लिखा हम लोगों ने। एंगुलर मोमेंटम शायद बोलने में हम लोगों ने बोल दिया था कि वो डिपेंड करेगा। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे? नहीं करेगा। क्यों? उसके फॉर्मूले में m जरूर है, लेकिन mvr इक्वल्स टू nh/2π। फाइनली कहीं भी m नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं करेगा। एनीवेज, आइए, तो नंबर ऑफ वेव्स किसी nवें ऑर्बिट में n ऐसा कंसीडर कर लिया। बढ़िया से सीखो। अब मुझे ये बताओ, जब आपने एक वेव कंप्लीट किया तो कितना दूरी कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड इन nth ऑर्बिट। बढ़िया से क्या लिखा मैंने? ढंग से पढ़ो। क्या लिखा जी? अरे क्या लिखा? डिस्टेंस कवर्ड। किसमें? nth ऑर्बिट में। एक nवें ऑर्बिट में कितनी दूरी कवर होगी? एक चक्कर में कितनी दूरी कवर? 2πr। अरे एक में कितनी दूरी कवर हुई? 2πr। कब? जब मैटर है कि वेव है? मैटर है। जब ये क्या है? मैटर। तो कितना दूरी कवर हुआ? 2πr। कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ, अब जब इसको बोर ने वेव मान लिया तो एक ऑर्बिट में कितना वेव कवर किया? कितना वेव? n। एक ऑर्बिट में एक कैसे? n।
अगर दूसरी ऑर्बिट है तो 2 वेव, तीसरी है तो 3 वेव, चौथी है तो 4 वेव, एनवी वेव है तो एनवी ऑर्बिट है तो एन वेव। और एक वेव में कितनी दूरी कवर हुई? लेमडा। अब वेव कितनी कवर हुई? एन। उस ऑर्बिट में, एनवे ऑर्बिट में वेव कितनी ट्रेवल हुई? एन। और एक वेव में दूरी कितने ट्रेवल हुई? तो आपने कितनी दूरी कवर की? कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। क्लियर है? ऑनलाइन से बोलो लोग, क्लियर है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth ऑर्बिट बराबर एन लेमडा। यस सर। ठीक है सभी का? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अब क्या ये समझ में आ गया? दोनों तो डिस्टेंस ही है, तो दोनों क्या हो गई? इक्वल। इस तरह से एक नया रिलेशनशिप बोर ने क्या बना दिया? 2 पाई आर इक्वल्स टू एल लेमडा। टू पाई आर इक्वल्स टू एल लेमडा। और कोई दिक्कत है तो अब इस तरह से आ जाइए। 10 2 पाई आर इक्वल्स टू एल लेमडा, लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय एन। सही है? एंड लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। बोलो। अब तो जो बोर ने बोला, डी ब्रॉगली ने बोला, वही बोर ने बोला। इक्वेट कर लिया जाए तो 2 पाई आर बाय एन इक्वल्स टू एच बाय एम वी। बोलो। तो इस तरह से क्या आ गया? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। समझ में आया? प्रूफ मिल गया आपको। जहां से बोर्स थ्योरी खत्म हुई, शुरू हुई थी, वहीं पर बोर्स थ्योरी आके खत्म हो गई। यही मामला था कि ये सर प्रूफ इसका आएगा कैसे। शुभम बाबू समझ में आ गया आपको? शुभम? हाँ सर। आ गया। क्या सभी लोग समझ गए इसको? तो कुल बोर, मिलाकर हाँ बोलो। कुल मिलाकर बोर ने तो एक ही ना बात माना था। क्या धरती गोल है? नहीं सर, मतलब बोर ने तो एक ही ना बात माना था कि एन ऑर्बिट में एन भी, और वहां से तो यही गया तो। हाँ 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 ठीक। तो बहुत सारी चीजें ठीक है, बोर मॉडल में ये सारी चीजें हम लोग ने कवर कर लिया। इसके बाद बोर मॉडल में और कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना। अब इस पर आप न्यूमेरिकल्स कितना बनाते हैं, जितना बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। हमने हर तरीके का न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन में, अब आपको उसको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे आप डाउट बोलो एक आध, क्या ये वाला क्वेश्चन पहले मुझे बताओ। 20 26, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो मैंने बोला था आईआईटी वालों को बनाने, सबको बोला है क्या? 26, अरे सबको बोला गया है क्या? बोल ही नहीं रहा है यार। मैं लिख दे रहा हूं एक बार। द मास ऑफ अ प्रोटॉन is 1836 times more than the mass of electron. Full stop. If a subatomic particle of mass m dash 207 times the mass of electron is captured by the nucleus. आपसे पूछ रहा है then the first ionization potential, first ionization potential of hydrogen, A में
डिक्रीजेज, बी में इंक्रीजेज, सी में रिमेन सेम और डी में मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बनाया है जी? कोई बनाए हो? कोई भी लोग? नीट वालों को तो वैसे मैंने ये बनाने बोला नहीं था। नो सर, ये वाला सबके लिए था। ये सबके लिए दे दिए थे नीट वाले को। हाँ, 28 नंबर को सिलेक्ट किए थे एडवांस। अच्छा 28। देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लीजिए। है टेक्निकल, कुछ है नहीं वैसा, लेकिन समझ की बात है। द मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो समझ में आती है पहली लाइन कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है भाई, 1836 गुना भारी है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है यदि एक सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम का पार्टिकल जो 207 गुना भारी है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, उसको कैप्चर करती है न्यूक्लियस। पहले समझिए इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है? ऑर्बिट में। और मैंने क्या पढ़ाया? सारे ऑर्बिट एक ही जगह है, यही पढ़े ना हम लोग पिछली क्लास में। सारे ऑर्बिट एक ही जगह है, उसी के आगे पीछे है। ठीक, ऑर्बिट कोई भी हो, ये तो 10⁻⁻15 के ऑर्डर में है। 10⁻⁻। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑर्बिट है, ये बात समझते हो ना? एक ये है तो दूसरा ये है, नॉट ये, नॉट ये, नॉट ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। एक पहली ऑर्बिट ये है तो दूसरी ऑर्बिट ये है, तीसरी ऑर्बिट ये है, सारे ऑर्बिट्स अलग अलग प्लेन पर है, ठीक है। एनीवेज, अब ये जो जिस घटना के बारे में बोली गई है, एक्चुअली ये पार्टिकल ये बीच वाले स्पेस में होते हैं, जिसको रदरफोर्ड ने बोला था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो वो यहीं पर है, कौन? म्यूऑन, इस बीच वाले स्पेस में, जिस पर ये म्यूऑन पर नेगेटिव चार्ज है। और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यही 207 गुना भारी है, किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। म्यूऑन को ही न्यूक्लियस क्या करता है? अपने कैप्चर में ले लेता है। किसमें ले रहा है? कैप्चर में। बीच में एक पार्टिकल है म्यूऑन इस स्पेस में, उसको एक्चुअली न्यूट्रॉन कभी कभी क्या करता है? कैप्चर में ले लेता है। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मास m डैश 207 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की, ये कैप्चर हो जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। तो अब बोल रहा है कि जब भी ये कैप्चर होगी, उस समय में हाइड्रोजन एटम की आपको क्या हो जाएगी? आयनेशन पोटेंशियल। अब दिमाग लगाओ। कैसे? सोचो। बहुत सिंपली तो यही समझ में आ रहा है सर कि बढ़ जाएगा। कैसे? अब पहले म्यूऑन नेगेटिव था, वो एम्प्टी स्पेस में था, तो रिपल्शन के कारण से मतलब एनर्जी को थोड़ा बहुत कम करेगा। कैसे कम करेगा भाई? तो जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन था पहले, ठीक, बीच में ये म्यूऑन है, तो म्यूऑन की वजह से डिस्टर्बेंस होगा ना, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो जो एनर्जी हमको देना था उसको कम रखे हुए है। ये कॉन्सेप्ट है रिड्यूस्ड मास का, कॉन्सेप्ट है रिड्यूस्ड मास का। आपका कोई मास न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया, मास क्या किया? कैप्चर किया। तो आप क्या बोलते हैं? डेल्टा एम E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अरे बोलते हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? रिड्यूस्ड मास का। आपकी मास किस में कन्वर्ट कर गई? एनर्जी में।
मास आपकी कम हो गई तो बढ़ गई आयनेशन पोटेंशियल। आयनेशन पोटेंशियल बढ़ गई। देखो तो इसका आंसर मैंने क्या दिया है, बी दिया है क्या, चेक कर दो, Yes. दिया है। कोई एक्स्ट्रा मास अगर कैप्चर हो गया है, मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, जो रिड्यूस्ड मास है वो एनर्जी के फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है मेरा, उस समय में एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गई, तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगी तो आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, सिंपल समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल चीज था छोटा सा। और आ जाओ 20, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। फर्स्ट में एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। एक इलेक्ट्रॉन तब तक रहेगा उसमें जब तक कि वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लगातार एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। क्यों, इमिट कर लेगा तो तभी तो वो छोड़ देगा वो ऑर्बिट को, तो ये एब्जॉर्ब के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एब्जॉर्ब और इमिट दोनों होना चाहिए। आपने आधा समझा इसीलिए आपको सही लग रहा हो कि एब्जॉर्ब कर लेगा सर तब तो छोड़ देगा, लेकिन नहीं, एज लॉन्ग एज लिखी हुई है, तब तक जब तक कि एब्जॉर्ब न कर ले। जी नहीं, तब तक वो वहां रहेगा जब तक कि वो या तो एब्जॉर्ब न कर ले या इमिट न कर दे। 45 किसका नहीं है, 24 the ionization potential for the electron in the ground state of the hydrogen atom is 13.6. what would be the ionization potential for the electron in the first excited state of? क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे सॉल्व। ग्राउंड स्टेट में 13.6 है, तो मैं पूछ रहा हूं आयनेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल्स टू 2 लिए और z इक्वल्स टू 3 लिए हैं, तब भी नहीं आ रहा है। 25 का नहीं है। अच्छा 25 का। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। छठे से दूसरे में जाएगा, क्या पूछ रही हो, तो जो गैप होगा, अरे जो गैप होगा वही होगा ना। इलेक्ट्रॉन अगर 25 नंबर क्वेश्चन में है कि डी एक्साइट करा है छठे से किस पर, दूसरे पर, तो इसमें क्या पूछ रहा है, एनर्जी। अच्छा किलोजूल पर मोल में, इसलिए नहीं बना होगा, बायो है ना। बायो वाला बोलेगा सर हमारा लेते काहे रहते। छठे से दूसरे पर आ रहा है ना जी, n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 2 पर, तो एनर्जी ऑफ डी एक्साइटेशन कितनी होगी, ये गैप निकालोगे तो E6 माइनस E2, छठे माइनस दूसरे पर, इसी का जो अमाउंट है यही अमाउंट क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ डी एक्साइटेशन। बोलो इतनी एनर्जी रिलीज की जाएगी। तो अब इसको किलो जूल में, अभी जो वैल्यू आएगी E6 कितनी होती है, अरे किस एटम में लिखा हुआ, एटम लिखा हुआ कौन सा, He+, तो -13.6 Z², He हीलियम 2 स्क्वायर, अब बाई 2 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर, अब -2 स्क्वायर बाई दूसरे पर आ रहा है 2 स्क्वायर ना। अब यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ना। अब इसको कन्वर्ट करोगे, रिलेशन को भूल रहे हैं आप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर जूल में कन्वर्ट करनी है तो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जूल पर एटम। लेकिन किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करनी होती है तब ये रिलेशन थोड़ी होती है। 96.48 कैंसिलेशन के लिए 96.5 ले लीजिए, इंटू 10 टू द सॉरी इतना किलो जूल पर मोल, ये फैक्टर नहीं लगाए होंगे आप, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें कन्वर्ट कीजिएगा तब किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। ठीक है, और बताइए कोई।
28 बाद में एडवांस का बाहर। हाँ, वैसा फॉर्मूला आपको उठाना है जिसमें V है, R है, पा है, एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, mv²/r के पैरेलल वाला लेना पड़ेगा, तभी इतनी चीजें आएंगी। अगला बोलिए। हाँ, 16 पूछने लायक है ना जी। इफ इन बोर्स मॉडल 4 है, अभी बनाओ, अब बन जाएगा। टाइम पीरियड का सवाल। 45 छोड़ दीजिए, 45 छोड़ दीजिए। 46 बना? नहीं बना? 46 डाउट है जी? अलग वहां तक गए ही नहीं, बनेगा। 46 को ट्राई करो ठीक से। E = hc/λ लगाओ, एक से लेमडा निकालो और बाकी में पुट कर दो, आ जाएगा। और मैं बोल दे रहा हूं एक बार, जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस हटा दिया था कि वो सब नहीं बनाने, लेकिन फिर भी जो अल्ट्रा नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो 37-38 जरूर बना लेंगे। अल्ट्रा नीट समझ नहीं रहे हो? नहीं, मतलब अल्ट्रा नीट मतलब जो सही में भाई अच्छे रैंक नीट में लाना चाहते हो, पास नहीं करना चाहते हो, ठीक ठाक रैंक लाना चाहते हो, तो क्वेश्चन नंबर वो 37 और 38 को देखेंगे। एक बार 37 को पढ़ लो, देख लो मैंने क्या किया। एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन के जैसा एटम, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन जैसा एटम, हाइड्रोजन लाइक एक एटम। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि द पोटेंशियल एनर्जी U R के फंक्शन में -ke²/r³। जबकि एटम में फॉर्मूला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, इस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए क्या होती है, बोलो? -kZe²/r। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R के। यहां पे किसके? r³ के। मतलब बेसिक फॉर्मूला को ही क्या किया गया? बदल दिया गया। और आप इसी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं, करते हो ना, तो आपका क्या आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आप, अरे आता है ना, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल करते हो? और इसी पर ने पूरी बोर मॉडल खड़ी है। तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी ही बदल दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 लग गया, बोलो? तो 3ke²/r⁴ हो गई ना फोर्स, नहीं आ गया? यही मेरा कौन फोर्स है अब? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप किसके इक्वल करते हैं? बोलिए, इसको किसके इक्वल करते हैं? mv²/r के। तो सारा बेसिक फॉर्मूला चेंज होगा कि वही रह जाएगा? सब बदलते जाएगा। तो कह रहा है वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, यदि बोर मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल। मतलब अब आपके पास एक ये फॉर्मूला है प्लस एक क्या है? mvr = nh/2π। मतलब दो फॉर्मूला अब आपको नया बन गया, फोर्स सेंट्रीपिटल का वो और एक नया ये है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी, तो स्पीड कैसे निकाला था याद करो। एक से r को निकाल के, स्पीड r से निकाल के और दूसरे में पुट कर दिया। जैसे इसमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी? v = nh/2πmr। अब क्या कर देनी पड़ेगी अपने को? r की वैल्यू कहां से ले आओगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आ गया समझ में? सेकंड, अगला क्वेश्चन भी वही है, इसलिए मैंने बोला जो अल्ट्रा नीट वाले हैं वो ट्राई कर सकते हैं। 37 नंबर और 38 नंबर, 38 भी वही है। 40 द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, अब बनाइए ना, अब बनेगा, पहले नहीं बना होगा, अब बनेगा। अब तो अभी मैंने क्लास में बोल दिया, कार है, प्लेनेट है, सेम स्पीड से चल रही है, किसमें वेव नेचर ज्यादा होगी? समझ गए? कार का वेव नेचर ज्यादा होगा, कार जिसमें मास कम होगा। तो इस तरह से इसको अब बना जाइए सभी लोग। क्या 44
ये गलती से आ गया, इसमें कुछ है, ये मूल कॉन्सेप्ट का छोड़ दो, 44 को 44 छोड़ दो। नहीं नहीं, ये होगा और नन ऑल, 1 ग्राम सबका है ना, तो ऑल होगा। सेम एटम सेम प्रोटॉन, नहीं नहीं न्यूक्लियॉन्स होगा सिर्फ। 1 ग्राम सबका 1 ग्राम मूल कॉन्सेप्ट का, वो छोड़ सकते हो अभी। तो बोर मॉडल खत्म हो गया। न्यूटन लेट से आए हो, ठीक है। ईमानदारी से इसको बनाइए, थोड़ा टाइम दे लीजिए। मैं आज छोड़ रहा हूं क्लास, मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैंने अर्ली बोला था आने के लिए, लेकिन बनाइए पूरी डीपीपी शीट को बना लीजिए। बोर मॉडल समाप्त हो गए, हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक पर इसमें जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।